हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हमारे साथ में है सीएमए नमन कुमावत, जिन्होंने स्कोर करी है ऑल इंडिया रैंक 12 और इसी के साथ साथ में ये बन गए हैं जयपुर के एंड राजस्थान के टॉपर। तो ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक और इसी के साथ साथ में ऑल इंडिया रैंक 12th भी जो है इन्होंने हासिल करी है। बट इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे हैं? सबसे पहले तो जो है इनका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट वाले दिन। जो इतना टेंस्ड वाला समय होता है उस टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर ना होना, आप भी सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। रिजल्ट विथहेल्ड हो गया था इनका ड्यू टू सम ट्रेनिंग इशू, लेकिन उन्होंने वो कर ली थी। तो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इनकी निकली ऑल इंडिया रैंक। यस, 497 मार्क्स इन सीएमए फाइनल और उसके साथ में इन्होंने स्कोर कर ली ऑल इंडिया रैंक 12th। हालांकि प्रोविजनल रैंक लिस्ट में इनका नाम नहीं आ पाया क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो आफ्टर 1 डे डिक्लेयर हुआ था। बट जो फाइनल रैंक लिस्ट है उसके अंदर ऑफिशियली भी इनका नाम आ जाएगा, क्योंकि जब रैंक लिस्ट देखी गई तो इनका AIR 12 उसके अकॉर्डिंग बनता है। चलिए बात करते हैं नमन से और जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, और फ्यूचर को लेकर के इनके क्या प्लान है, आप लोग क्या गाइडेंस इनसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले नमन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले नमन मेरे को यही जानना है, इससे पहले हम स्ट्रेटेजी पे बढ़े। रिजल्ट विथहेल्ड हो गया था, उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो उस टाइम से लेकर के जब तक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जब हमको पता चला, हम एक साथ ही डिस्कस कर रहे थे कि ऑल इंडिया रैंक भी आई है, वहाँ तक की फीलिंग्स कैसी थी? सर जब रिज़ल्ट विदहेल्ड हुआ था तो एक बार के लिए टेंस सा हो गया था। मुझे फ्रेंड का कॉल आया था कि तेरा रिज़ल्ट क्या है, एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर बता, मैं देखता हूँ। मेरा ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने उसे बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसने बताया कि तेरा ग्रुप 3 तो हो गया बट ग्रुप 4 में कुछ तो मार्क्स भी नहीं आ रहा और ये आ रहा है और रिज़ल्ट इज़ विदहेल्ड, तो वो रुका हुआ है। तो मुझे लगा किसी और का खुल गया होगा, एक बार वापस रिफ़्रेश करके रीचेक किया पर वो रिज़ल्ट विदहेल्ड ही था। तब एक बार यूँ लगा कि रह तो नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर हुए तो अच्छे थे पर फिर भी एक डर तो रहता ही है। फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि नहीं, हो जाएगा एंड इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट किया, मेल वगैरह किया, तो उन्होंने विद इन 2-3 डेज़ रिजल्ट निकाला एंड उसके अंदर फिर जब मार्क्स देखा 497, तो ऐसा लगा एक बार के लिए रैंक आया है। तो रैंक लिस्ट में जाके चेक किया एंड आपसे भी बात की, तब तब पता चला ऑल इंडिया रैंक 12 है। तो उस टाइम पे फिर जो मज़े आए, जो खुशी हुई, वो एक नेक्स्ट लेवल ही थी। घर पे भी बताया, सबको बताया, तो वो सबका अच्छा रिएक्शन भी मिला। और इवेंट में था वहाँ पे कहीं, तो वहाँ पे भी फिर पूरा उसमें मस्ती मेरा फ्रेंड्स के साथ था, सबको बताया, सबको अच्छा लगा। पूरे इवेंट में ये बात हो गई, इसकी ऑल इंडिया रैंक आ गई, ये राजस्थान टॉपर हो गया, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक इवेंट में ये बात पता चलना और एक साथ में ऑल इंडिया रैंक और इसके साथ साथ में राजस्थान का टॉपर होना कहीं ना कहीं सुकून ज़रूर देता है, क्योंकि वो जो रात रात भर पढ़ाई करी, वो जो मंथ्स की पढ़ाई थी, प्रिपरेशन थी, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला इस सीएमए के रिजल्ट के साथ में। चलिए नमन, अब आगे बढ़ते हैं और अब जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि सीएमए नमन जी, आपने ड्यूरिंग द क्लासेस कैसे प्रिपरेशन करी, उसके बारे में जानते, देन फिर आगे की बात करेंगे। तो जब आप क्लासेस लेते थे उस टाइम पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? सर बेसिकली जो रेगुलर क्लासेस होती है वो सबको अटेंड करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मौका मिल रहा है कि ऑनलाइन में मिल जाएगा, लाइव एक बार स्किप कर दें, इधर जाना है उधर जाना है। बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो एक बार स्किप करें, क्योंकि क्लासेस रेगुलर होती है तो उससे एक फ्लो बना रहता है एक तो, एंड सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड रहते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट बीच में स्किप होगा तो वो बीच में दिक्कत, बाद में दिक्कत देता है। एंड अपन ये सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता है एक बार के लिए, कि फिर बाद आता भी नहीं है वो। फिर एक बार लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा और उसको करेंगे तो फिर रिवाइज कब करेंगे। तो वो रेगुलर क्लासेस तो टाइम पे लेना इज़ अ मस्ट, एंड ये पॉसिबल नहीं रहता। डेली 7 to 8 आवर का कोचिंग अपना रहता है रेगुलर के अंदर, तो उसके बाद एक बार पूरा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं रह पाता। बट मेरा ये रहता था कि डेली जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको एक बार के लिए रीडिंग दूं, एक बार रिवाइज कर लूं कि ये कॉन्सेप्ट मुझे रिटेन रहे, और उसके हिसाब से थोड़ा नोट्स या मार्किंग वगैरह करना, मॉड्यूल से रीड करना, क्वेश्चन एक बार देख लेना उसका। एंड मैं ड्यूरिंग द स्टडी क्या करता था, हर जो क्वेश्चन है, जैसे मॉड्यूल का क्वेश्चन हुआ, आपने
जीएससी की बुक का हुआ या क्वेश्चन बैंक का हुआ, उसके क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड आंसर डिज़ाइन करता था। मतलब डिज़ाइन क्या करता था, खुद की राइटिंग में लिखता था, तो ताकि पेपर के एक दिन पहले मैं उसको एक बार देख सकूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि दूसरी राइटिंग में भी समझ नहीं आता एंड आंसर है नहीं, मॉड्यूल के अंदर कई जगह पे स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाता है या गड़बड़ हो जाता है, तो उसको अपने हिसाब से रीफ्रेम करके सेट करता था। एंड नोट्स तो मैंडेटरी है ही, और सिलेक्शन भी बहुत वो है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉलेज के लिए अच्छा है, वो रेगुलर क्लासेस में मिल जाता है, बट बाद में फिर पेपर ओरिएंटेड करना पड़ेगा थोड़ा, तो उसको उस टाइम पे फिर फिल्टर आउट करना पड़ता था थोड़ा। सो यस, तो इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल थी कि ये डेली जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था ये पढ़ते थे, क्लास मिस नहीं करते थे। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा गया है, स्पेशली ऑफलाइन स्टूडेंट्स में या ऑनलाइन लाइव में, क्योंकि क्लासेस के साथ में जैसे जीएससी में रिकॉर्डेड बैकअप की भी फैसिलिटी होती है, इन लोगों के बैच में भी थी, बट नमन ने जो है सारी क्लासेस सीरियसली लाइव अटेंड करी। रिकॉर्डेड बैकअप रिवीजन के लिए होता है, काफ़ी लोग इसको ग्रांटेड लेते हैं फैसिलिटी को और वो क्लासेस मिस करने लगते हैं, तो ये कहीं से भी रिकमेंडेड नहीं है। आपके लिए रिकॉर्डेड बैकअप है, एक फैसिलिटी है, उसका बेनिफिट उठाइए। नमन ने सारी क्लासेस ज्ञान सागर क्लासेस से ली। अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, सारे की सारी जो भी टीचर्स बताएंगे टीच करेंगे, तो आप ज़रूर से पास हो सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। सारी चीज़ें आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो अभी हमने एक बात करी कि ड्यूरिंग रेगुलर क्लासेस इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और शिवम सर से जानते हैं कि सर आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो नमन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बहुत बहुत। राजस्थान को आपने टॉप किया है सीएमए फाइनल के अंदर और ऑल इंडिया रैंक 12 आपने हासिल करी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपने सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये जाना कि क्लासेस, रेगुलर क्लासेस के अंदर स्टडी की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी नमन ने बताई किस तरीके से रहती है। थोड़ा सा मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड ऑन करूँगा कि जो भी क्लासेस स्टूडेंट्स आप 8 घंटे या 9 घंटे की क्लासेस अटेंड करते हैं, उस क्लासेस को आपको रेगुलर अटेंड करना, जैसे नमन ने बताया, बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप क्लासेस को स्किप करेंगे तो आपके बैकलॉग इकट्ठे हो जाएंगे जो कि कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपने नोट्स इस तरीके से फ्रेम करके बनाने चाहिए, इतने बढ़िया तरीके से बनाने चाहिए कि जब आपका एग्ज़ाम टाइमिंग आए तो आप उसको आसानी से रिवीजन कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो नोट्स की प्रिपरेशन आपकी बढ़िया से रहनी चाहिए, इसके साथ साथ आपकी क्लासेस आपकी रेगुलर अटेंड रहनी चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से समअप हो सके। अब बात जानते हैं आगे नमन से कि नमन, आपने क्लासेस के साथ साथ जो है टेस्ट अपने जो क्लासेस के अंदर होते थे उनको कितना आपने सीरियस लिया, कितना नहीं लिया। इसके अलावा जब कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज़ जो भी हमने ज्ञान सागर क्लासेस में कराई उसको आपने किस तरीके से लिया, और टेस्ट सीरीज़ ने कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया आपकी रैंक को कन्वर्ट करने में। तो इसके बारे में नमन आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे, एक बार टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग बताएंगे। सर, टेस्ट सीरीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस जो है अपनी उसी के थ्रू डेवलप होगी। कहाँ क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है वो वहीं पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना। एंड रेगुलर बैच के जितने भी टेस्ट होते थे मैं उसमें अपीयर होता था कि लाइक कोई टॉपिक मुझे नहीं आता, मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ, पर एक बार फिर भी अपीयर होता था ताकि एक बार करूँगा उसको, गलत होगा ठीक है पर गलती से सीखने को मिलेगा, अगली बार वो गलती होगी नहीं दोबारा कि ये रहेगा उस टाइम पे गलत हुआ था तो ये टॉपिक पढ़ना है। तो एक वो चीज़ आती थी। एंड जो पूरी प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को पता चली कि पेपर के अंदर इस टाइप से अटैम्प्ट करना है, इस टाइप से पेपर में अटैम्प्ट नहीं करना है। एंड सबसे बड़ी बात, राइटिंग के अंदर पूरा प्रिपेयर करने के बाद भी 3 घंटे में पेपर ही अटैम्प्ट नहीं हो रहा, तो एक वो कि रेगुलर एंड 8 डेज़ के अंदर कैसे डेली मैनेज करना है, क्योंकि नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के पूरा दिन भी नहीं मिलता, आने के बाद में यूँ प्रॉपर 12 to 15 आवर मिलता है स्टडी का, तो 12 to 15 आवर में कैसे रिवाइज करना है और पढ़ना है। तो उसके अंदर जो फिल्टर्ड कंटेंट था वो और फिल्टर होता जाता है धीरे 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 कि एक दिन पहले कैसा होगा। एंड राइटिंग स्पीड बढ़ती है, कैसे लिखना है क्या करना है, एंड वीकनेसेस पता चलती है। जैसे आपको तो पता ही है, मेरा उस टाइम पे एसएफएम का टेस्ट सीरीज़ में स्कोर कम था, तो ये पता चला कि एसएफएम में मेहनत करने की बहुत नीड है। तो उसके बाद में एसएफएम को अच्छे से करना पड़ा एंड जो स्ट्रेंथ्स थी उनको और बढ़ाया गया ताकि स्कोर अच्छा हो सके। तो टेस्ट सीरीज़ तो सबके लिए मेरे हिसाब से मैंडेटरी होनी चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ अपीयर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा और एग्ज़ाम फियर रहेगा। टेस्ट सीरीज़ देने से एक एग्ज़ाम फियर भी निकल जाता है कि आपने यहाँ पे 8 पेपर यहाँ पे दे लिए, बार बार आपने पेपर दे दिया, तो वहाँ पे जाने के बाद में एक बार लगता है कि हाँ एक
जो डर है वो एक बार कहीं ना कहीं फेस हो चुका है, तो वो वहाँ पे नहीं रहता। क्योंकि प्रेशर के अंदर एग्ज़ाम में क्या होता है, आती हुई चीज़ भी अपन गलत कर देते हैं या भूल जाते हैं। जस्ट बाहर निकलते ये रहता है, ये तो आता था, इसका ये आंसर होता, वो होता, तो वो अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर रहता है। और वो प्रेशर क्यों रहता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती, या अपन ने एक बार पहले राइटिंग के अंदर वो ट्राई नहीं किया, तो वो उस वजह से थोड़ा इशू रहता है। तो मेरे हिसाब से सबको टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, अपीयर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नमन ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि आप अपने प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए टेस्ट देना आपके लिए मैंडेटरी है। और जब भी टेस्ट लिया जाए, अगर आपको नहीं आ रहा है, जितना भी आ रहा है, आप टेस्ट में अपीयर हो, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास करें। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुलता है। और जो प्रेशर आप एग्ज़ाम के अंदर झेलेंगे वो आप पहले ही मल्टीपल टाइम्स में झेल चुके होते हैं, तो आपको बहुत आसानी से वो एग्ज़ाम जो है लगेगा और आप उसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब सर, इसके बाद हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम नमन ने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉलो करी। और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चों का बहुत सारे सवाल इस तरीके के भी बनते हैं, सर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हम किस तरीके से 8 दिन को मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और उस दौरान हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं, तो ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उस 8 दिन की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। तो अब नमन, आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को रखा, वो किस तरीके की रही है। सर, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम दिमाग में पहले से ही आ गया था टेस्ट सीरीज़ देने के बाद में कि वहाँ पे मिलेगा 12 to 15 आ रही, क्योंकि नींद वगैरह, आना जाना, कन्वेंस वगैरह, एंड डेली उसको करना है। तो पहले मैंने फ़िल्टर्ड कंटेंट रखा एंड उस हिसाब से किया कि आने के बाद में कौन सी चीज़ है जो उस टाइम पे हो जाएगी एंड सुबह उठ के क्या करना है। तो मैंने खुद ने तो ये रखा था कि आने के बाद में जो मेन मेजॉरिटी पार्ट है वो एक बार के लिए कर लूँ, क्योंकि सुबह उठा जाए नहीं उठा जाए तो वो एक दिक्कत हो जाती है कि फिर वो टॉपिक बहुत सारा स्किप हो जाता है। तो जितना हो आने के बाद में जल्दी जल्दी में ही उसको कवर अप कर लूँ। एंड वही कंटेंट तो फ़िल्टर करना ही पड़ेगा। एंड पेपर के एक दिन पहले उस फिल्टर्ड कंटेंट से, या जो शॉर्ट नोट्स थे, जो क्रक्स था, एंड क्वेश्चंस भी सारे एक दिन के अंदर अपन कर नहीं सकते, नहीं तो एक चैप्टर के क्वेश्चन करने बैठेंगे वो ही ख़त्म नहीं होंगे। तो मैंने मास्टर क्वेश्चंस की जैसे से कर रखे थे कि ये क्वेश्चन कर लिया तो इस हिसाब से लगभग ये 10 to 15 क्वेश्चन कवर हो गए इसमें। तो सिर्फ उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करता था एंड उसमें भी पहले प्रैक्टिस हो गई थी, तो टाइम नहीं रहता था, तो एक रफ रीडिंग ले लेता था एंड रफ कैलकुलेशन कर लेता था। प्रेजेंटेशन का क्योंकि पहले रिटर्न हो चुका था तो उसका इतना इशू भी नहीं आ रहा था ऐसा। सो देखिए, नमन का क्या कहना है कि जब एग्ज़ाम टाइम पर हैंडल करना है तो जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसी टाइम पर क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए कि इन क्वेश्चन को मुझे एग्ज़ाम टाइम पर देखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जस्ट सपोज 1 to 5 क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट है वो 6th क्वेश्चन में कवर है, तो हम एग्ज़ाम डे पे 6th क्वेश्चन को ही डायरेक्टली करेंगे, 1 to 5 करने का टाइम नहीं होता। यस, लेकिन ये जरूर से मेक श्योर करें कि आप उसको हैंड रिटन, हाथों से सॉल्व करें, ऊपर से सिर्फ राउंड करके टिक लगा करके उसे सॉल्व ना करें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी पहले से फॉलो करी कि इन्होंने पहले से ही मार्क कर लिए क्वेश्चंस कि मुझे ये एग्ज़ाम टाइम पर सॉल्व करने, और ये उनको सॉल्व करके जाते थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है कि वो 100% कोर्स कंप्लीशन के पीछे भागते हैं, जो कि 1 डे में कंप्लीट कर पाना एग्ज़ाम डे पे पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप 80% कोर्स भी करके जा रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। आप उस पर फोकस करिए, क्वालिटी कंटेंट करिए। ड्यूरिंग द क्लास भी हमने देखा है कि स्टूडेंट्स भागते हैं कि हम जैसे भी करके कोर्स कर ले, वो नहीं है। आप जितना भी कर रहे हैं वो क्वालिटी कंटेंट अच्छे से अंडरस्टैंड करके चीज़ों को करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वही रैंक्स में आपको आगे जा करके कहीं ना कहीं कन्वर्ट करेगा। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम हम 100% कोर्स कर ही नहीं पाएंगे, तो आप स्मार्ट स्टडी करिए, पहले से टॉपिक को शॉर्टलिस्ट करिए और उन पर फोकस करिए। अब नमन, बात आ जाती है ड्यूरिंग द क्लास, टेस्ट सीरीज और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जान लिया, अब आगे की बात करते हैं। आगे आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके प्लान से कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्या आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, कितना पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर बिकमिंग CMA। आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप CMA बने हैं और इंटर में काफ़ी अच्छे मार्क्स, इंटर में कितने मार्क्स थे आप? सर 628। 628 मार्क्स होने के बावजूद भी इनकी रैंक नहीं आई थी, क्योंकि वो एक ऑनलाइन एग्जाम वाला अटैम्प्ट था जिसके अंदर रैंक्स काफ़ी हाई गई थी। इट मीन्स आई थिंक अब फर्स्ट रैंक के इतने मार्क्स आते हैं आजकल जितने उस टाइम पर रैंक भी नहीं थी। तो नमन, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे आप क्या स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं आफ्टर बिकमिंग CMA। सर अभी मैं कैंपस में अपीयर होऊंगा एंड यहाँ पे GSC के अंदर भी कैंपस प्लेसमेंट का जो कोर्स है मैंने ज्वाइन किया ही है टू एक्सेल
इन द कैंपस, ताकि कैंपस में ढंग से होए। एंड ड्रीम कंपनी जैसा आपने कहा, तो वो अभी PSU एंड MNCs का ही है। एंड द पैकेज आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ अराउंड एटलीस्ट 18 to 20 लाख का हो। एंड टारगेट तो यही है, लाइक हाईएस्ट 27 गया था, तो 25-27 वाला हाईएस्ट वाला ही लें अपने साथ। यस। सो जब रैंक इतनी अच्छी हो और मेहनत इतनी अच्छी हो और जयपुर का टॉपर राजस्थान का टॉपर हो, तो उम्मीद रखना कहीं से भी गलत बात नहीं है। और 27 लाख तक का आज तक हाईएस्ट पैकेज गया है CMA कैंपस प्लेसमेंट में, जो हम ज़रूर से उम्मीद करेंगे कि आपको मिले। AIR इतनी अच्छी है और आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आज तक जो प्लेसमेंट देने वाली संस्था है वो ज्ञान सागर क्लासेज है, जहाँ से आज तक सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट तो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, 7 to 8 करोड़ के पैकेजेस जो है पिछले 3 to 4 अटेम्प्ट्स में हम दे चुके हैं। और उम्मीद करते हैं इस बार भी इसी तरीके से बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स जो है ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से कराए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी। सो ज्ञान सागर क्लासेस के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। हम ना सिर्फ आपको साथ फाउंडेशन से जुड़ते हैं, बल्कि आपका प्लेसमेंट जॉब तक आपके साथ में जुड़े रहते हैं। तो ना सिर्फ हमें पढ़ाने से मतलब है, बल्कि आपकी जॉब से भी मतलब है, जहाँ पर अंडर वन रूप सारी की सारी क्लासेस, वेदर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, रेगुलर क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, बुक्स जो है हमारे खुद के पब्लिकेशन की एक्सक्लूसिव CMA की बुक्स आती है जिसको स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं, ड्यूरिंग द क्लास भी दी जाती है। न्यू सिलेबस की भी काफ़ी सारी बुक्स आ चुकी हैं, उनको भी आप ड्यूरिंग द क्लास रेफ़र कर सकते हैं। सो आई थिंक सर अपन ने सारे के सारे सवालों के जवाब देख लिए। और इस इंटरव्यू में हमने नमन से जाना कि कैसे उन्होंने ड्यूरिंग द क्लास स्ट्रेटेजी रखी, उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ में कैसा रखा, एग्ज़ाम टाइम पर कैसा रखा, और उसके बाद में इनके फ्यूचर के क्या प्लान्स है वो भी हमने जाना। इसके अलावा सर आपका कोई शब्द या एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए रहेगी तो ज़रूर से बच्चों को बताइए, ताकि वो और मोटिवेटेड फील कर सके। आप जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फाइनल में SFM जैसा सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, या इंटर में अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट, SPM BV, तो एक शॉर्ट मैं आपसे गाइडेंस चाहूँगा, क्योंकि SPM BV में आई थिंक नमन कितना स्कोर है आपका? सर 83 मार्क्स सर आपके सब्जेक्ट में स्कोर किया है इन्होंने। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या एक शॉर्ट में आप बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक बार अपन जान लेते हैं थोड़ा सा कि नमन के SFM के अंदर एक एग्जामिशन 62 मार्क्स हैं, और जैसा कि SPM BV में इन्होंने बताया 83 मार्क्स हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूँ तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी आप अपनी पढ़ाई करते हैं उसको इतने प्रॉपर मैनर के अंदर आप करें, और उसकी इतनी सेलेक्टेड चीज़ों को, क्योंकि हम क्या होता है स्टूडेंट्स पढ़ते बहुत सारा हैं, दिमाग में रिटेन थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, मतलब उससे कम, और एग्ज़ाम में जो लिख पाते हैं वो उससे भी थोड़ा सा कम दिमाग के अंदर सेट हो पाता है। आप उतनी चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर और अपनी रिवीजन के टाइम पे समराइज़ करके रखें जो कि आपके दिमाग के अंदर सेट हो सके और एग्ज़ाम में आप उसको परफॉर्म कर सकें। तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप लोगों को नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और जैसा कि इन्होंने बताया कोई मास्टर क्वेश्चंस इन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान बनाए थे, जिनको एग्ज़ाम टाइम के अंदर रिवाइज़ करके गए, देख करके गए, और उनको एग्ज़ाम में परफॉर्म किया। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, कई मास्टर क्वेश्चंस आपके द्वारा खुद के बनाए हुए होने चाहिए, जिनको पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम के अंदर जाएं और आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये बहुत क्रक्स बात जो इनके इंटरव्यू से निकल के आती है वो आपको ध्यान रखनी है, और जो आपकी 8 दिन की एग्ज़ाम के टाइम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन और सेलेक्टेड स्टडी की होनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छी स्टडी कर सकें। जी सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आप लोगों के लिए। शब्द थोड़े से हैं लेकिन इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। सीरियसली इन चीज़ों पर फोकस करिएगा। सो अभी के लिए आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CMA, CA, CS किसी भी लेवल की कोई भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए www.gyansagarclasses.com पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।